नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, इस पाठ के कठिन शब्द और सारांश हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं जो NCERT ने दिए हैं। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर हमें देना है। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि धोखा नहीं खाया है, लेकिन बहुत कम जगहों पर धोखा खाया है। ज़्यादातर जगहों पर उन्हें विश्वासघात नहीं मिला। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। यानी विश्वास वो किसी पर भी नहीं कर पाएगा और इससे वो स्वयं का ही नुकसान करेगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण के ही उनकी सहायता भी की है। इसलिए निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। इस प्रकार उन्होंने देखा है कि बिना कारण के भी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बस का और रेल की घटना का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उन दोनों घटनाओं का जिक्र भी इसमें आप कर सकते हैं, तो आपका उत्तर और भी अच्छा बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो जब हम दोषों का पर्दाफाश करते हैं, यानी कि दोषों को ज़्यादा गिनाते हैं, किसी के दोष को दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को हम बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? अगले को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध में वो गलत काम भी कर देता है। देखो, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को, वो वास्तव में गलत है, और हम उसे उद्घाटित करने की यानी कि प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो और उसमें रस लेते हैं यानी आनंद लेते हैं, और उसको अगले को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो वो दूसरों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप भी ले सकता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर ये काम करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है तीसरा। आजकल के बहुत से जो समाचार पत्र हैं, समाचार चैनल हैं, वो दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क करना है। सार्थकता बतानी है कि वास्तव में ये क्यों अच्छा है। इस प्रकार के पर्दाफाश करने से समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, वो अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। अपनी बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण से जब हम अवगत हो जाते हैं, हम जान लेते हैं कि क्या हमारे समाज में गलत है, तो इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, और साथ ही समाज समय रहते सचेत और सावधान भी हो जाता है, जिससे कि वो किसी से धोखा खाने की स्थिति में नहीं रहता। कोई किसी प्रकार की बुराइयां जब सामने आती है तो उसे लोग दूर करने की भी कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। यानी जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अब ये वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? ईमानदारी को यदि हम मूर्खता माने तो क्या होगा? लोग ईमानदार होना बंद कर देंगे, और इससे समाज में क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसी प्रकार 3 वाक्य और दे रखे हैं, जिनमें आपको इसी प्रकार से, जैसे ये उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार से आपको इनके भी परिणाम बताने हैं। जैसे हम इन तीनों के परिणाम देखते हैं। देखो, पहला वाक्य,
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मान लीजिए जो धर्म भीरू है, धर्म को मानते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेबस होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे लोग ही अगर सच्चाई को माने, और जो धर्म भीरू नहीं है, जो बेबस नहीं है, ऐसे लोग सच्चाई को ना माने, तो क्या होगा, वो लोग इन ऐसे भोले भाले लोगों पर शासन करने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि तानाशाही बढ़ेगी। तो इसका जो वाक्य है, इसका परिणाम ये होगा कि तानाशाही बढ़ेगी। दूसरा वाक्य समझो, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। झूठ और फरेब, जो झूठ का सहारा लेते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, फरेब देना यानी धोखा देना, ये सब करते हैं, वो लोग ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे। तो क्या होगा, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये परिणाम होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरा वाक्य है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। अगर प्रत्येक व्यक्ति हमको दोषी दिखाई देगा तो हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे और किसी के गुणों को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि अविश्वास बढ़ेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5, लेखक ने लेख का शीर्षक दिया है, क्या निराश हुआ जाए, क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर कोई शीर्षक सुझा सकते हैं? तो लेखक ने इस लेख का जो शीर्षक रखा है, क्या निराश हुआ जाए, उचित ही रखा है, क्योंकि आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के सभी मानवीय गुणों से भरे हुए लोगों को और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहते हैं, जिससे कि हम निराश न हो। तो ऐसे मानवीय गुणों से भरे हुए जो लोग हैं, उनका उदाहरण भी लेखक ने यहाँ पर दिया है। इसका अन्य शीर्षक हम रख सकते हैं कि हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, यानी निराशा से आशा की ओर। इस प्रकार का भी हम शीर्षक रख सकते हैं। बाकी हम देखा जाए तो क्या निराश हुआ जाए बहुत ही सही शीर्षक लेखक ने रखा है। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाना हो, क्योंकि पाठ का जो शीर्षक है उसमें किसी प्रकार का विराम चिन्ह आगे नहीं लगाया गया है, तो यदि लगाना हो तो कौन सा लगाएंगे, ये है आपका प्रश्न। ये कुछ विराम चिन्ह हैं, इनमें से आपको चुनना है। तो क्या निराश हुआ जाए के बाद में जो प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ या समझती हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी होती है, और ये ही सकारात्मक दृष्टि लेखक ने इस पाठ में बताने का प्रयास किया है कि हमें समाज में बुराइयां हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि हम निराश हो। तो इसलिए जो शीर्षक रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें सबसे उचित है। अगला प्रश्न, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो यस, बिल्कुल सही है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। इस कथन से मैं सहमत हूँ। क्यों, इसका कारण भी बताना है हमें। क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है, तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के लिए बुराइयां हैं, ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो लोग हैं जो समाज में बुराइयां फैलाते हैं, उन तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। इसीलिए आदर्शों पर चलना बहुत कठिन होता है। और बातें तो आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं कि आदर्शों की बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम उनके निजी ज़िंदगी में झांकते हैं, जब उनके व्यवहार को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो केवल ढकोसला उनका ये रहता है, और आदर्शों की वो केवल बातें ही करते हैं। तो इसलिए बातें करना आसान है, उन पर चलना बहुत कठिन है, और हमें हमेशा उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए।
आपके भाषा की बात इसमें दिया गया है, जिसमें समास के बारे में बताया है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है और समास का एक उदाहरण है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में स्पर्धा बढ़ेगी, होड़ बढ़ेगी और कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहेगा। इस प्रकार के शब्द कैसे होते हैं? चरम और परम, जिसमें भीरू और बेबस, दिन और रात, इस प्रकार से इनमें दो शब्दों के बीच और शब्द का प्रयोग किया गया है और इस और शब्द को हटाकर यहाँ पर योजक चिन्ह, इस प्रकार का योजक चिन्ह लगाया गया है और यही द्वंद्व समास में होता है। कभी कभी ये द्वंद्व चिन्ह नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपका जो भाव है वो द्वंद्व का होना चाहिए। समास को पूरी तरह से समझने के लिए और इसके बहुत सारे उदाहरणों के लिए आप अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्याकरण के लिंक में आप समास के वीडियो को अवश्य देखें। आपको संपूर्ण समास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण छांट करके हमें लिखने हैं। संज्ञाओं का वीडियो भी हमने बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्याकरण के लिंक में जाकर के आपको मिल जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नाम ही होता है, पाठ में जितने भी नाम आए हैं आप वो लिख दीजिएगा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूह का बोध होता है, जैसे बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी। और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी के भाव या गुण दशा का बोध जिन शब्दों से कराया जाता है, जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, झूठ, चोर, डकैत, इस प्रकार के शब्द पाठ में आए हैं जिनके उदाहरण हमें लिखने हैं। इस प्रकार आपके प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुके हैं। पाठ आपको समझ में आया या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।